गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, कर्नाटका के अंदर नए चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बनने जा रहे हैं। दरअसल में हुआ क्या है कि 3 साल पहले कर्नाटका के अंदर इलेक्शंस हुए थे। तो उस टाइम सिद्धारमैया जी जो हैं इनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। बट बाकी के बचे हुए जो 2 साल है ना, वहां पर चीफ मिनिस्टर डी के शिव कुमार जी यहाँ पे रहेंगे। ये दरअसल में इनके बीच में एक एग्रीमेंट था। कोई ऐसा नहीं हुआ कि कुछ एमएलए छोड़ के भाग गए, नहीं नहीं। एक्चुअली हुआ बस इतना ही है कि जो सीएम का पद है वो यहाँ पर इनको दिया जा रहा है। अब करें बात अगर हम सिद्धारमैया जी की, तो कर्नाटका के सबसे लंबे समय तक जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो सिद्धारमैया जी ही हैं। राइट। उम्मीद यही रहेगी कि आने वाली जो नई सरकार है वो कर्नाटका की भलाई के लिए अच्छा काम करेगी। दोस्तों, डेट है आज की 29 मई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है वो है पीएम अजय पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। देखो, ये पोर्टल क्या है, ये ऐप क्या है वो तो हम समझेंगे, पर उसको समझने से पहले हम इस स्कीम को समझ लेते हैं कि आखिर ये पीएम अजय स्कीम आखिर है क्या। अजय का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। अनुसूचित जाति आप समझते हो, हम यहाँ बात कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट की। तो बेसिकली ये जो स्कीम है ना, ये शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट का काम करती है, उनकी बेहतरी का काम करती है। ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि जितना भी पैसा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा। अब इस स्कीम के ना 3 हिस्से हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, और तीनों को ध्यान से समझना। फिर मैं बताऊंगा कि पोर्टल इसको कैसे तीनों स्टेप्स में कैसे काम करेगा। देखो, पहला तो चीज पता क्या है? पहला कंपोनेंट है इस स्कीम का आदर्श ग्राम। आदर्श समझते हो? आदर्श होता है एक मॉडल विलेज, ऐसा विलेज जहां पर बेसिक नीड्स जो है सोसाइटी के लोगों की वो मीट हो रही हैं, वहां पर डिस्पैरिटीज कम है, वहां पर बेसिक सर्विसेज सबको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। वो होता है आदर्श ग्राम। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस स्कीम के अंतर्गत कि जो भी एससी डोमिनेटेड शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड विलेजेस हैं उनके अंदर हम यहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं ताकि वो भी आदर्श ग्राम बन पाए। दूसरा हिस्सा इस स्कीम का है ग्रांट्स इन एड। अब यहाँ पर क्या है? हम चाहते हैं कि ऐसे गांव या ऐसी कम्युनिटीज जहां पर शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहां पर उनके रोजगार के लिए काम किया जा पाए, उनको पैसे प्रोवाइड किए जा पाए, उनके लिए फाइनेंशियल एलोकेशन हो ताकि उनको लाभ जो है यहाँ पर प्रोवाइड हो। तीसरा कंपोनेंट है यहाँ पे हॉस्टल डेवलपमेंट का। अब आप जानते होंगे कि एससी स्टूडेंट्स जो हैं उनका एनरोलमेंट बेहतर हो, स्कूल्स के अंदर हायर एजुकेशन के अंदर वो आराम से पढ़ पाएं, इसके लिए उनको हॉस्टल या रेजिडेंशियल फैसिलिटीज भी यहाँ पे दी जाती है। तो ये 3 कंपोनेंट है इस पर्टिकुलर स्कीम के। ये तो बात होगी पीएम अजय स्कीम। अभी क्या हुआ है? पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब पोर्टल के माध्यम से क्या होता है? हर चीज को हम डिजिटाइज कर देते हैं, हमें पता लग जाता है पैसा कितना कहाँ जा रहा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस तरह से जितने हमारे 47,000 शेड्यूल कास्ट मेजॉरिटी विलेजेस हैं और 4 मिलियन यानी कि 40 लाख से भी ज्यादा लाभार्थी हैं, उनको ट्रैक करना, उनको कितना फायदा पहुंचा उस चीज से, वो सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। हमें पता लग पाएगा कि कितना डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो 50 सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर के लिए यहाँ पे हमारे सामने डैशबोर्ड बन जाएगा। उस डेटा को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे एंड और कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी है वो सारी बातें देख पाएंगे। बाकी ये जो आपको पैसा दिया जाएगा ना इन गाँव को, वो माइलस्टोन लिंक्ड होगा, यानी कि आप कुछ अच्छा काम करो, आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, आपको और पैसा देंगे। अब आपने अगला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, आपको और पैसा मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे काम होगा। एंड जैसा मैंने आपको बताया था, इस स्कीम के 3 हिस्से थे। पहला था आदर्श ग्राम वाला। तो आदर्श ग्राम को बेहतर कैसे बनाएगा ये पोर्टल? अब हर चीज वहां पे डिजिटाइज हो जाएगी। अब गांव वालों को अपना विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाना है तो रियल टाइम बेसिस के ऊपर प्लानिंग हर एक चीज यहाँ पे कर पाएंगे। दूसरा कंपोनेंट था ग्रांट्स इन एड का। तो पोर्टल के आने से यहाँ पर उनका डेटाबेस मैनेजमेंट आराम से हो पाएगा। ठीक है, हॉस्टल कंपोनेंट वाली बात थी, तो फिर से वही बात है, पोर्टल के आने से हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बना कितना नहीं बना, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, ये हर एक चीज हम यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे इसकी ऐप भी बनाई गई है और ऐप के माध्यम से भी यहाँ पर जो सर्विस वगैरह करने होंगे, ठीक है ना, जियो टैगिंग करनी होगी, कहाँ कितना चीजें बनी, काम हुआ या नहीं हुआ, उसकी फोटो आप अपलोड करिए, वो इंस्पेक्शन वगैरह करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यही है पीएम अजय स्कीम एंड इसको बेहतर बनाने के लिए ये पोर्टल एंड आपकी जो मोबाइल ऐप है वो लॉन्च करी गई है। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारे सामने वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी के बारे में।
देखो वाईफाई 7 हम समझेंगे, पर पहले एक बार वाईफाई 6 समझो। देखो वाईफाई जो 6 है ना, ये अपने पुराने वर्जन उनसे बेहतर है। पुराना वर्जन मतलब 5 और जो पहले उसके थे, क्योंकि ये काफी फास्ट था। और इसका फायदा पता क्या था? बहुत सारी डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे खासकर आपने देखा होगा ना, जैसे मान लो एयरपोर्ट है, अब एयरपोर्ट में कितने सारे लोग होते हैं, वो वाईफाई का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उनको दिक्कत ना आए। क्लास में हो सकता है बहुत सारे बच्चों को मोबाइल अपना एक्सेस करना हो वाईफाई के माध्यम से, तो वो उनको दिक्कत ना आए। फिर कई बार ऑफिस होता है, जैसे पीडब्ल्यू का ऑफिस है, अब उसमें वाईफाई लगा हुआ है, हम सब लोग उसको एक्सेस करते हैं, तो उन सबको ऐसे दिक्कत ना आए। जब इतने सारे लोग जब एक ही वाईफाई को इस्तेमाल करते हैं, तो वाईफाई 6 वहां पे बहुत शानदार काम करता था। बट अब आ गई है बारी वाईफाई 7 की। वाईफाई 7 पता क्या है, ये उससे भी ज्यादा तेज है, इसकी स्पीड और ज्यादा शानदार हो चुकी है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे लेटेंसी कम हो चुकी है। लेटेंसी होता है डिले, डिले यहाँ पे बहुत कम हो चुका है। तो एक्चुअली वाईफाई 7 का फायदा पता क्या होगा? इसका फायदा ये होगा वाईफाई 7 का, कि कोई इंसान मान लो क्लाउड गेमिंग कर रहा है, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आपने वो गेम्स देखी होंगी जो बहुत सारे लोग खेलते हैं। आपने बहुत ही शानदार 8K क्वालिटी की वीडियोस को स्ट्रीम करना है, रियल टाइम के ऊपर बहुत सारी वीडियो मीटिंग्स करनी है, तो ऐसे प्रोसेसेस के लिए जहाँ पे एक्सट्रीमली हाई स्पीड चाहिए, लेटेंसी बहुत ही कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डेटा एक ही टाइम के ऊपर पास होना चाहिए, वो सारी चीज़ों के अंदर वाईफाई 7 बहुत ही शानदार है। समझ पाए? अब सवाल आता है कि सर ये वाईफाई 7 इतना शानदार कैसे हो गया? देखो एक तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, बाकी एक सबसे खास बात पता क्या है? इंडिया ने डी लाइसेंस किया है लोअर 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड को। अब सवाल आता है इसका मतलब क्या है डी लाइसेंसिंग का? देखो सुनना मेरी बात, जो आपके रेडियो स्पेक्ट्रम्स होते हैं ना, उसके लिए आपको यहाँ पे सरकार की परमिशन, सरकार का लाइसेंस लेना पड़ता है। बट जब हम बात करते हैं ना डी लाइसेंस की, तो वहां पर कुछ स्पेक्ट्रम ऐसा होगा जिसको बिना कोई लाइसेंस के या बिना मतलब फ्रीली आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। अब उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि जब आपने उसका लाइसेंस वाली चीज उसमें से हटा दी, तो ज्यादा स्पेक्ट्रम अवेलेबल हो जाएगा। ये जो 6 गीगाहर्ट वाला जो था, ये स्पेक्ट्रम अब डी लाइसेंस हो गया है ना, तो ज्यादा स्पेक्ट्रम अवेलेबल है। स्पेक्ट्रम ज्यादा होगा तो कंजेशन कम होगा, कंजेशन कम होगा तो कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन बहुत तेजी से हो पाएगा, और इंटरनेट बहुत ही शानदार हो पाएगा। तो दरअसल में यहाँ पर हमने लाइसेंस एग्जेम्प्ट स्पेक्ट्रम यूज की बात करी है, जिस वजह से कंजेशन कम हो जाएगा एंड आराम से जो डेटा है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो पाएगा, इंटरनेट क्वालिटी बहुत ही शानदार हो जाएगी। तो भारत यहाँ पे इसी वाईफाई 7 को यहाँ पे अडॉप्ट कर रहा है। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जो टीपी लिंक इंडिया है ना, इसने भारत के अंदर ही इस चीज की लोकल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। तो वाईफाई 7 इकोसिस्टम को एक बूस्ट मिलेगा, प्लस आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम यहाँ पे ये कदम जो है यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। वाईफाई 7 को IEEE 802.11BE, ठीक है, एक्सट्रीमली हाई थ्रूपुट यहाँ पे इसको डेजिग्नेट यहाँ पे किया गया है, ठीक है ना। तो बहुत सारे मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड्स के क्रॉस ये काम करता है, हाई स्पीड कनेक्टिविटी है, बहुत सारी चीज़ें, क्लाउड कंप्यूटिंग, 8K स्ट्रीमिंग के लिए काम बहुत शानदार करेगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 46 Gbps। बाकी आप और नोटिस कर पाओगे कि जो नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे, और उनकी परफॉर्मेंस भी कम नहीं होगी, लेटेंसी कम हो जाएगी, यहाँ पे कनेक्शन ज़्यादा स्टेबल रहेगा। एआई के लिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पे फ्यूचर के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, राइट। तो फायदे यही है कि बिजनेस के लिए भी आपको आराम से किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑगमेंटेड रियलिटी, वीडियो रियलिटी हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया, सॉरी, लेटेंसी बहुत कम होगी, ये सारे फायदे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर इसका फायदा हो जाएगा, रोबोटिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो जो भी एआई वाली चीजें हैं ना, जिनमें इंटरनेट बहुत ज्यादा शानदार चाहिए, उन सबका काम बहुत आसान हो जाएगा वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज एंड इलीगल माइग्रेशन। देखो सरकार के द्वारा ना एक कमेटी बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज जो हैं जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर जी, इनकी अध्यक्षता के अंदर क्या कर क्या रहे हैं। ये कमेटी का काम ये होगा कि आप स्टडी करो कि ये जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होता है, ये जो, ठीक है ना, जो घुसपैठिए आते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है डेमोग्राफी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। अब कई बच्चों के सवाल आएगा दिमाग में कि हाँ सर ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है। द आंसर इज यस। मैं आपको समझाता हूँ इसका रीजन।
देखो आप सबने आर्टिकल 355 पढ़ा अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, बिल्कुल। आर्टिकल 355 ये कहता है कि भाई जो यूनियन है ना, उसकी ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, कि जो स्टेट्स है उसकी वो प्रोटेक्शन करे। किसके अगेंस्ट? एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आपका इंटरनल डिस्टरबेंस, इसके अगेंस्ट स्टेट्स की प्रोटेक्शन करना ये यूनियन की ड्यूटी है। ठीक है। अब एक यहां पर बहुत ही फेमस केस था, वो केस का आप नाम याद रखेंगे, सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या बोला, सर्बानंद सोनोवाल यूनियन ऑफ इंडिया में, उन्होंने ये बोला कि भाई जो बहुत ज्यादा घुसपैठिए देश के अंदर एंटर करते हैं, जैसे खासकर उन्होंने बात करी थी असम की, असम के अंदर अगर इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होता है ना, ये कुछ नहीं है, ये एक्सटर्नल एग्रेशन ही है। समझ पाए? बहुत सारी हमारी स्टेट्स हैं बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर टच करती हैं, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, झारखंड, मेघालय, मतलब झारखंड इनडायरेक्टली वहां पे आता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े मात्रा के अंदर माइग्रेशन हुआ है। अब उससे डेमोग्राफी में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। असम का आप नोटिस करोगे ना, असम का जो डेमोग्राफी है पूरी चेंज हो चुकी है, वहां पे ट्राइबल कल्चर जो है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है। फिर 2021 में आपको याद होगा म्यांमार में जब वहां पे मिलिट्री coup हुआ, तो उसकी वजह से बहुत सारे रिफ्यूजीज भारत में आ गए, तो उससे भी आपका डेमोग्राफी में बहुत बड़ा चेंज हुआ। तो भाई हमारे देश के लिए ये इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा भी यहाँ पे बनता जा रहा है, और इसीलिए यहाँ पर सरकार के द्वारा ये कमेटी जो है यहाँ पे बनाई गई है। अब इसका काम ये होगा कि स्टडी करो भाई कितना बड़ा ये मुद्दा है, कितने बड़े इश्यूज हैं, अननेचुरल कॉजेज से कितना इंपैक्ट आ रहा है हमारे लोगों के ऊपर, उस हर एक चीज को आप यहाँ पे स्टडी करें, एंड उस बेसिस के ऊपर फिर एक्शन लिया जाएगा कि क्या कर सकते हैं इन चीजों को मैनेज करने के लिए। क्योंकि पॉइंट यही है, इससे नेशनल सिक्योरिटी, देश की संप्रभुता, अखंडता के ऊपर ये मुद्दा उठता है। फिर लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो रीजन जहां पर बहुत ज्यादा घुसपैठिए आ जाते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी आ सकती है। फिर आपके जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी का स्ट्रक्चर था उसमें बदलाव आएगा, आपके जो ट्राइबल लोग हैं उनकी जमीन के ऊपर यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं कई बार, तो उनके लैंड राइट्स भी कई बार इंपैक्ट होते हैं। सो दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यहाँ पे इस चीज को रोकें। ठीक है। बाकी रही बात कि संविधान के अंदर कहाँ बात हुई है, देखो कुछ चीजें आप नोटिस करना, एक तो सेंसस जो है आपको पता होगा वो यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है, 7th शेड्यूल के अंतर्गत ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एंटी 69 है। ठीक है, मतलब बेसिकली सेंसस कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। फिर अगर हम बात करें, ऐसी अगर हम बात देखते हैं, सिटीजनशिप और माइग्रेशन के मुद्दे जो हैं, ये भी आपकी पार्लियामेंट की जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत ही आते हैं। बाकी हमारे पास कुछ एक्ट्स हैं, जैसे फॉरनर एक्ट 1946, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरनर एक्ट 1939, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920। ठीक है, तो अगर कोई फॉरेन नेशनल इलीगल देश में एंट्री करता है, या फिर जितने समय के लिए वो आया है उससे ज्यादा समय के लिए ओवरस्टे करे, तो उसको यहाँ पर इन पर्टिकुलर एक्ट्स के माध्यम से हम इनफिल्ट्रेशन को यहाँ पे रोकते हैं। इसके अलावा अगर हमने नोटिस किया है कि हमारे पास 5th शेड्यूल है, हमारे पास 6th शेड्यूल है जो ट्राइबल को प्रोटेक्ट करता है, पर अगर बहुत ज्यादा डेमोग्राफी में आप चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उस केस में ये 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल जो ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए बनाया गया है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे आ जाता है। आगे आएंगे, अगला टॉपिक है हम्बोल्ट या नारायणा। अब इसको समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो यहां पर आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये जो पिक्चर है ना, ये केरला से ली गई है। आप सबको वेस्टर्न घाट्स के बारे में पता है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर एक बायोस्फीयर रिजर्व है, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंतर्गत एक सेंचुरी आती है, शेंडुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहां पर है? केरला में। ये सेंचुरी में ये पेड़ यहाँ पे देखने को मिला है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि दुनिया के अंदर ऐसे जो पेड़ हैं वो 10 से भी कम पेड़ है, समझे, 10 से भी कम पेड़ है। तो ये एक नई एवरग्रीन ट्री स्पीशीज जो है हमने यहाँ पे डिस्कवर करी है। किसने डिस्कवर करी है? जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, त्रिवेंद्रम, केरला के द्वारा। अब ये जो आपका इंस्टीट्यूट है, ये रिसर्च करता रहता है इन चीज़ों के रिगार्डिंग, नई नई जो नॉलेज होती है उसको समझने की कोशिश करता है, पुरानी नॉलेज जो है उसको यहाँ पे एक तरह से उसको एक्सप्लोर करके उसको डॉक्यूमेंट करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। और इनका फोकस यहाँ पे है एक्स सीटू कॉन्जर्वेशन के ऊपर। देखो आप सबको पता होगा, एक होता है आपका इन सीटू, इन सीटू होता है कि जो नेचुरल हैबिटेट होती है वहां पर ही कंजर्व करो, जैसे आपके फॉरेस्ट हो गया, है ना, आपके वेटलैंड्स हो गया, आपके ग्रासलैंड, आपके मरीन हैबिटेट्स, वहां पे वो सारी चीजें।
नेशनल पार्क्स वगैरह। बट जब मैं बात करता हूँ XC2 की, यहाँ नेचुरल हैबिटेट के बाहर की बात होती है, जैसे जू हो गया, बोटेनिकल गार्डन, सीड बैंक, तो उन सबके रिगार्डिंग रिसर्च ये करता है त्रिवेंद्रम केरला का ये जो इंस्टीट्यूट है। तो अभी इन्होंने यहाँ पर अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो शेंडुन्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसकी अगर आपने लोकेशन देखनी है, यहाँ पर है शेंडुन्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में। तो यहाँ पर इसको पाया गया है, इस पर्टिकुलर जो ट्री को, और इसका जो नाम रखा गया है ना, वो दरअसल में ये नायर के नाम पे है। नायर कौन है? GM नायर जी। ये दरअसल में फॉर्मर डायरेक्टर हैं जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल इसके रिसर्च इंस्टीट्यूट के, एंड इस वजह से इनको यहाँ पे नाम इनके नाम के ऊपर रख दिया गया है। तो ये जो स्पीशीज है ये केरला को यहाँ पे एंडेमिक है, एंड 2 स्क्वायर किलोमीटर के छोटे से एरिया में यहाँ पे देखने को मिलती है एट एन एलिवेशन ऑफ 300 मीटर। अब इसके खास फीचर्स की अगर हम बात करें ना, तो एक तो आप नोटिस कर पाओगे कि इसके जो फूल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही शानदार, ठीक है। एंड इसमें जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो नॉर्मली थोड़े लार्ज साइज के आपको देखने को मिल जाते हैं। पहले जब हमने इस पेड़ को देखा हमें लगा कि यार ये तो क्या है, ये तो हमबोल्टिया पॉनमुंडिया है। पर बाद में जब हमने इसको समझा, हमने कहा नहीं यार, इसके तो फीचर्स ही अलग है। सो दैट इज वाई हमने इसका यहाँ पे नया नाम दिया है नायर जी के ऊपर, जो आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि सर इस ट्री का IUCN स्टेटस क्या है। देखो एक चीज आप अंडरस्टैंड करो, मैंने जैसे बताया ना कि इसके तो ऐसे दुनिया में 10 से भी कम पेड़ है, तो हमारे पास यहाँ पे इसके रिगार्डिंग प्रॉपर डेटा है ही नहीं। सो दैट इज वाई वी हैव कैटेगराइज्ड इट एज डेटा डेफिशिएंट, ठीक है ना। बाकी रही बात इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो जैसा मैंने आपको बताया, ये आपको केरला के अंदर कोलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल जाती है। इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत ही अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है। 1984 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना। एंड यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज देखने को मिल जाती हैं, प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल और इंसेक्ट। तो ये कुछ बातें आपको शेंडुन्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में क्लियर होनी चाहिए। एक और छोटा सा टॉपिक है, वो है आपका बेलग्रोड रीजन के बारे में। देखो ये आप रीजन यहाँ पे फोकस करना, आप नोटिस कर पा रहे हो कि काफी लंबे टाइम से रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है वो यहाँ पे चल रहा है। अब एक तो रीजन जो है ना वो डॉनबास वाला रीजन है। डॉनबास वाला रीजन हमने कई बार डिस्कस किया। ये डॉनबास में आपका जो दुनेत्स्क है, लुहांस्क है, ये रीजन आपके बहुत ही फोकल पॉइंट रहे हैं आपके कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। पर अब जो बेलग्रोड है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। कैसे? देखो पहली चीज तो आप ये समझो, ये पार्ट है रशिया का, बट बिल्कुल यूक्रेन के साथ में ही है, ठीक है ये पार्ट किसका? रशिया का। अब हुआ पता क्या है, इस रीजन में बहुत बड़े स्तर के ऊपर मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स यहाँ पे किए गए, जिस वजह से इस पूरे रीजन के अंदर जो बिजली है, जो पानी की सप्लाई है, एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे खत्म कर दिया गया। तो यानी कि ना यूक्रेन भी बहुत ज्यादा बड़े स्तर के ऊपर यहाँ पे रशिया के ऊपर यहाँ पे उसके रीजन्स के ऊपर अटैक कर रहा है, एंड वाइस वर्सा यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे युद्ध अभी भी बहुत बड़े स्तर के ऊपर चल रहा है। तो ये लोकेशन आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बेलग्रोड सिटी भी आपको देखने को मिल जाती है, और डेफिनेटली रशिया की मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए, ट्रूप्स के मूवमेंट के लिए, सप्लाई ऑपरेशंस को रन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि रशिया यहीं से काफ़ी सारी चीज़ें अपनी रन करता है जो भी उसको यूक्रेन के अंदर एक्शन लेना होता है। अब क्योंकि यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट था, बट अभी ड्रोन अटैक की वजह से, मिसाइल अटैक्स की वजह से ये पूरा रीजन यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, एंड जिस वजह से यहाँ पर रशिया को बहुत बड़ा डैमेज यहाँ पे फेस करने को मिला है। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स है जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़ो, बताओ इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था सिडबी के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो सिडबी के हेडक्वार्टर्स हैं वो लखनऊ के अंदर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इसीलिए पहला स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट रहेगा। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बात करें तो बिल्कुल ये हर साल WHO ऑर्गेनाइज करता है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, सो दैट इज करेक्ट। माइक्रो क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंतर्गत यही है कि आपकी जो छोटी एंटरप्राइज हैं उनको यहाँ पे जो उद्यम पोर्टल के साथ मतलब यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, तो उनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, उनको यहाँ पे आराम से रिवॉल्विंग क्रेडिट, यहाँ पे रिवॉल्विंग मैंने बताया था ना कि कैसे आप उसको रीपे कर दो वापस, आपके लिए उतना ही एप्लीकेबल हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।